हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस श्योर शॉर्ट। इस वीडियो में हम रीजनिंग के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। स्पेशली हम 2020 पर फोकस करेंगे, जिसमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे रीजनिंग पर। उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हम 2017 और 18 के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या चेंजेस यूपीएससी ने किए हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछने में। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था यूपीएससी ने आपसे 2020 के पेपर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बोलता है कि टू स्टेटमेंट्स S1 एंड S2, ये S1 एंड S2 आपके जो दे रखे हैं, ये S1 एंड S2 आर गिवन बिलो विद रिगार्ड टू 4 मेंबर्स P Q R and S। ठीक है, एक फैमिली, एक ये 4 मेंबर्स की बात कर रहा है, P Q R and S। और फिर क्वेश्चन आपका है कि अमंग 4 मेंबर्स, ये 4 मेंबर है, इनमें से विच वन इज द लार्जेस्ट। ठीक है, विच वन इज द लार्जेस्ट, which one of the following is correct in respect to the above statements and the question। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो ये 4 मेंबर्स हैं, इनमें से लार्जेस्ट कौन है, आपको ड्राइव करना है इन दो स्टेटमेंट्स का यूज करके। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आर इज ग्रेटर देन पी एज वेल एज क्यू। ये बोल रहा है कि आर इज ग्रेटर देन पी, आर इज ऑल्सो ग्रेटर देन क्यू। ठीक है, तो आपका ये बोला, तो क्या आपको इसमें पता चला कि विच वन इज द ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट। तो आपको ये पता चल गया पी क्यू आर में तो आर बड़ा है भाई, ये बड़ा है, लेकिन एस अभी पेंडिंग है ना। एस तो हमें पता नहीं चला अभी तक के, अभी ये अननोन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एस इज नॉट द लार्जेस्ट वन। ये कह रहा है एस लार्जेस्ट वन नहीं है, मतलब कि पी क्यू आर एस में एस इज नॉट द लार्जेस्ट। अगर हम ऐसे गोइंग दिस वे, लार्जेस्ट को अगर हम यहाँ पे मार्क करें तो हम देखेंगे कि एस यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक है, एस यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि ये सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है। और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि आर इज ग्रेटर देन पी एन क्यू। तो आर इज ग्रेटर देन पी एन क्यू और एस इज नॉट द लार्जेस्ट। तो ऑब्वियसली अगर पी क्यू से भी आर बड़ा है और एस सबसे बड़ा नहीं है, तो आर वुड ऑब्वियसली बी ग्रेटर देन एस, ये हमें पता चला। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा था, अमंग 4 मेंबर्स पी क्यू आर एंड एस विच वन इज द लार्जेस्ट, तो हमें ये पता चल गया कि आर इज द लार्जेस्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑप्शंस हमारे पास क्या दे रखे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स एंड द क्वेश्चन। S1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्या सिर्फ S1 पढ़ के आपको इन 4 में से लार्जेस्ट मेंबर पता चल गया था? नहीं, क्योंकि आपको बस ये पता चला था फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कि आर बड़ा है पी और क्यू से। एस का जो पर्दाफाश अभी तक के हमने नहीं किया था फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ने के बाद। ठीक है, ये कहता है, सेकंड ऑप्शन कहता है S2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्या ऐसा हुआ था? ऐसा भी नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें तो सिर्फ हमें एस के बारे में जानकारी मिली थी स्टेटमेंट 2 पढ़ने के बाद। आर पी क्यू के बारे में कुछ भी हमें नहीं पता चला था, बस हमें ये पता चला था कि एस सबसे बड़ा नहीं है। तो अलोन ये भी काम का नहीं था। डी वाला ऑप्शन देखते हैं, एस एंड टू टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि हमें भाई आंसर तो पता चल गया है ना। नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, हमें तो आंसर पहले ही पता चल गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बचा ये, तो ये सही हो जाएगा। ये पढ़ते हैं क्या ऑप्शन, S1 and S2 together are sufficient to answer the question, but neither S1 alone nor S2 alone is sufficient to answer the question। तो सिंपल सा है इसका कि S1 और S2 साथ में जब आएंगे, दोनों स्टेटमेंट S1 और S2, तो हमें आंसर मिल जाएगा कि R इज द लार्जेस्ट। और अगर अलोन आएंगे, सिंगल आएंगे S1 और S2, तो हमें इसका आंसर नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन कह रहा है और ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। ठीक है, तो आपने इसमें क्या किया, बेसिकली पहले स्टेटमेंट पढ़े, ठीक है, फिर क्वेश्चन पढ़ा, देखा क्वेश्चन का आपको आंसर मिल रहा है। दोनों स्टेटमेंट को एक साथ लाने पर, एक साथ पढ़ने पर ही आपको क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। तो उस वजह से जो करेक्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा, S1 and S2 together are sufficient to answer the question, but neither S1 alone nor S2 alone is sufficient to answer the question। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा था आपसे यूपीएससी ने 2020, ठीक है, 2020 में सिमिलर पैटर्न में। ठीक है, इसी को देखते हुए एक और क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ, ये आपसे पूछा है S2 स्टेटमेंट्स S1 and S2 आर गिवन बिलो। देखिए जैसे लास्ट वाले में पूछा था उसी तरीके से इसमें भी पूछा, बस इसमें क्या मेंबर्स की जगह यहाँ पे पूछती है, n इज अ प्राइम नंबर
ठीक है, थोड़ा सा इसमें नंबर सिस्टम के बारे में भी आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है n लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कहता है n इज अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20, देन व्हाट इज n। ठीक है, तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर 10 और 20 के बीच में एक यूनिक नेचुरल नंबर है तो n क्या है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कहता है n प्राइम नंबर है, तो इस केस में अगर प्राइम नंबर है 10 और 20 के बीच में प्राइम नंबर्स कितने हैं, आपका 11 है, आपका 13 है, देन 17 है, एंड देन 19 है। ये स्टेटमेंट 1 से हमें मिले। ठीक है, ये चार प्राइम नंबर है, n इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये हमें मिले वैल्यूज ऑफ n। ठीक है, ये वैल्यूज ऑफ n हमें मिले स्टेटमेंट 1 2। स्टेटमेंट 1 को पढ़ने में, स्टेटमेंट 2 को पढ़ने पे हमें क्या मिला, n लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 1 डिवाइडेड बाय 4। इसको इन नंबर्स को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 मिलता है रिमाइंडर। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, तो ये तो नहीं होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 12 और बचेगा 1 रिमाइंडर, इस पे 16 और बचेगा 1 रिमाइंडर, इस पे बचेगा 3 रिमाइंडर। तो इससे हमें पता चला कि नंबर हो सकता है 13 और 17। ठीक है, ये हमने स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को पढ़ने पे हमें ये डर मिला कि n कैन बी नंबर 13 और इट कैन बी नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट्स एंड द क्वेश्चन। पहला कहता है S1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इफ n इज अ यूनिक नेचुरल नंबर, क्या n यूनिक नेचुरल नंबर हमें मिल गया, नहीं मिला। यूनिक का मतलब होता है वन, ओनली वन। ठीक है, सिंगल। लेकिन हमें n तो दो मिले, 13 और 17, तो हमें यूनिक नेचुरल नंबर नहीं मिला। इन दो स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमें कोई भी यूनिक नेचुरल नंबर नहीं मिला। हमें मिले दो नंबर्स 13 और 17। ठीक है, तो S1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, नहीं भाई, गलत हो गया, क्योंकि खाली n प्राइम नंबर से हमें तो चार नंबर मिल रहे थे, हमें चाहिए सिर्फ एक नंबर। सेकंड ऑप्शन क्या है, S2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ये क्या है, n लीव्स रिमाइंडर ऑफ 1, इससे भी हमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो ये भी गलत, इससे हमें सिर्फ ये मिला कि 13 और 17 हो सकते हैं, तो हमें इससे भी यूनिक नंबर नहीं मिला। S1 and S2 together are sufficient to answer the question, but neither S1 alone nor S2 alone is sufficient to answer the question। क्योंकि हमें दोनों को मिलाकर पढ़ने पे भी यूनिक नंबर नहीं मिल रहा है, S1 और S2 को मिलाकर पढ़ने पे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी हो गया आपका गलत, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ सॉल्विंग ऑल दी बोथ स्टेटमेंट्स एंड द क्वेश्चंस यू आर नॉट गेटिंग अ यूनिक नंबर। तो 13 और 17 यूनिक नंबर नहीं है ना, ये तो दो नंबर्स हैं। ठीक है, आपको यूनिक सिंगल नंबर चाहिए, तो यार वो भी गलत हो गया। बचा ये सही है। ये क्या कहता है, S1 and S2 together are not sufficient to answer the question। क्वेश्चन था आपका, if n is a unique natural number between 10 and 20, then what is n। आपको n अभी तक के यूनिक नंबर नहीं मिला है, तो आपका ऑप्शन जो डी है वो कहता है S1 and S2 together are not sufficient, not sufficient। भाई ये दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है n फाइंड आउट करने के लिए, बार बार वो यही कह रहा है। ठीक है, टू आंसर द क्वेश्चन, तो आपका डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, कह रहा है ये दोनों स्टेटमेंट जो दिए हैं ये सफिशिएंट ही नहीं है आपका ये n फाइंड आउट करने के लिए, जो कि एक यूनिक नंबर है between 10 and 20, it is divisible by 4, it leaves a remainder when divided by 4, leaves a remainder 1 when divided by 4, वो ये कह रहा है। ठीक है, आपको यूनिक नंबर नहीं मिला, इसलिए it would be S1 and S2 together are not sufficient to answer the question। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये दोनों क्वेश्चन एक तरीके से सिमिलर टाइप के हैं, आपको स्टेटमेंट दिए हैं दो, उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे इसमें 4 पूछा गया था, विच वन इज द लार्जेस्ट, तो आपने सॉल्व कर दिया कि कौन सा लार्जेस्ट है। तो आपको दोनों स्टेटमेंट लगे थे साथ में सॉल्व करने में, तो आपका ऑप्शन हो गया था सी। लेकिन इस सेकंड क्वेश्चन में आपको दोनों स्टेटमेंट लगाने के साथ में लाने के बाद भी आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा था, बिकॉज S1 and S2 both were insufficient या were not sufficient to answer the question, इसलिए उसका ऑप्शन हो गया था आंसर। ठीक है, डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है इसी बेस पे, ये भी 2020 में यूपीएससी ने पूछा था। देखिए तीन तीन सिमिलर टाइप के तीन क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ऑब्वियसली कभी भी 2023 में भी आ सकता है, 24 में भी आ सकता है, रिपीट कर सकता है, कोई भी टॉपिक
पे लगातार 3 क्वेश्चन एक ही ईयर में पूछना बड़ी बात होती है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट ये कहता है टू स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 आर गिवन बिलो विद रिगार्ड टू टू नंबर्स फॉलोड बाय ए क्वेश्चन। सिमिलर वही मेथड कि दो स्टेटमेंट दिए हैं फिर एक क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है व्हाट आर द टू नंबर्स, ठीक है। अब आपको स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है कि इन दोनों को क्या, सिंपल सा है कि क्या S1 से अलोन फाइंड आउट कर सकते हैं या S2 से अलोन फाइंड आउट कर सकते हैं, या दोनों को जरूरत पड़ेगी सॉल्व करने की, या दोनों ही इनसफिशिएंट होंगे, ठीक है। पढ़ लेते हैं क्या है। S1 है देयर प्रोडक्ट इज 21, ठीक है। कहता है दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 21 है, तो इससे हमें क्या फाइंड आउट, हम क्या लिख सकते हैं, क्या डराइव कर सकते हैं खुद से कि अगर किसी का नंबर 21 है तो पहली चीज तो 1 और 21 हो सकता है दो नंबर, दूसरा 7 या 3 और 7 हो सकते हैं दो नंबर, ठीक है। तभी भाई उनका प्रोडक्ट 21 होगा, और तो 21 कहीं से बनेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है देयर सम इज 10, ठीक है। तो अगर इन दोनों की, इन नंबर्स की बात करें तो इसमें ही सम आ रहा है, तो ये 3 7 हो जाएगा ना, इसका सम 10 आ रहा है, ठीक है। ये हमने इसकी मदद से S1 को कंसिडर करने के बाद हम यहाँ तक पहुंचे 3 और 7 पे, ठीक है। तो व्हाट आर द टू नंबर्स, हमें मिल गया 3 और 7, ठीक है, सिंपल सा 3 और 7 मिल गया। अब इसमें हमें क्या दोनों ही स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी, पहले हमने S1 को यूज करके S1 का यूज किया हमने S2 में, ठीक है, तब हमें मिले दो नंबर्स कि 3 और 7 हो सकते हैं। तो S1 अलोन वाज नॉट सफिशिएंट टू फाइंड आउट नंबर, क्योंकि हमें तब तो यार चार नंबर मिल रहे थे ना, 121 भी हो सकता था या 3 और 7 भी हो सकते थे। तो S2 अलोन भी सफिशिएंट नहीं है, कि कैसे नहीं है, क्योंकि हमें सम खाली किसी का दे दिया 10, तो ऐसे तो 19 हो सकता था, ठीक है। जब तक कि हमें ये नहीं पता था कि प्रोडक्ट 21 है तब तक हम 3 7 पे कैसे पहुंचते, ऐसे 28 भी हो सकता था, या 3 7 जो कि है, इसके अलावा 4 6, ठीक है, 5 5। लेकिन हम जब S1 का यूज कर रहे हैं तब हमें पता चल रहा है ये बाकी वाले जो नंबर्स हैं ये कंसीडर नहीं किए जाएंगे, सिर्फ 3 और 7 कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि उसी का प्रोडक्ट 21 है और उसी का सम 10 है, ठीक है। तो हमें S1 और S2 दोनों ही की जरूरत पड़ी थी, ठीक है। तो इसलिए हो गया S1 and S2 together are sufficient to answer the question, but neither S1 nor S2 alone is sufficient to answer the question, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी ऑप्शन है लेकिन सिमिलर तरीके का ऑप्शन, एक बार आप को पता चल गया कि क्या, जैसे वो क्वेश्चंस होते हैं ना आपके जीएस में, ओनली ए करेक्ट, ओनली बी करेक्ट, या बोथ ए एंड बी करेक्ट, या तीसरा होता है नन ऑफ द अबव, तो उसी तरीके से ये भी ऑप्शन है। देखिए S1 अलोन इज सफिशिएंट मतलब कि ओनली वन करेक्ट, S2 अलोन मतलब ओनली बी, सी वाला क्या है यहाँ पे S1 S2 टुगेदर मतलब कि ए एंड बी बोथ करेक्ट। मैं आपको रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ बस, कि जैसे जीएस में आपके ए बी, ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, उसी तरीके से यहाँ पे भी है S1 अलोन, S2 अलोन, S1 एंड S2 टुगेदर, और ये लास्ट वाला S2 टुगेदर, S1 एंड S2 टुगेदर नॉट सफिशिएंट, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। क्योंकि हमें ये 3 और 7 फाइंड आउट करने के लिए जो S1 और S2 दोनों की हेल्प लेनी पड़ी, ठीक है। जब दोनों की हेल्प लेनी पड़ी तो टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट नाइदर S1 और S2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको S1 को पढ़ना है, क्या उससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही उसको लिखना है, S2 को पढ़ना उससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही, फिर देखना है कि क्या दोनों को यूज करके हम क्वेश्चन जो व्हाट आर द टू नंबर्स हैं जैसे इसमें, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, या सिंगल S1 या सिंगल S2 को सॉल्व कर रहे हैं, को यूज करके हम सॉल्व कर पा रहे हैं। तो जैसे भी आप सॉल्व कर पा रहे हैं आप उस तरीके का ऑप्शन यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चंस हो गए, ये 4th क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका ये जो है ये कहता है कि टू स्टेटमेंट्स दिए हैं आपके पास, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय अ कंक्लूजन, ठीक है। तो स्टेटमेंट कहता है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 एंड ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, मतलब कि ऐसे नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, वो नंबर्स क्या हो सकते हैं जो 2 3 से दोनों से डिविजिबल हो, मतलब 6 हो सकता है ना, 12 हो सकता है ना, 18 हो सकता है, 24 हो सकता है, इस तरह के नंबर होंगे ना, एंड फर्दर ऑन। तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। कंक्लूजन 1 क्या फॉलो करता है, जो आपका इस क्वेश्चन में दे रखा है, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, है ना, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, तो ये तो फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट कंक्लूजन दे रखा है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, क्या ये फॉलो कर रहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, 12 इज, बट 18 इज नॉट, 24 इज,
बट देन 30 वुड नॉट। ठीक है, तो पहला आपका कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, क्योंकि अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो 6 से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 एंड 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे अब 6 ही आएगा। बट इट वुड नॉट नेसेसरली बी डिविजिबल बाय 4। जरूरी नहीं है कि वो नंबर 4 से भी डिवाइड हो, तो इस वजह से कंक्लूजन 2 वुड नॉट फॉलो। ठीक है, तो आपका नंबर हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है इसी में, ये वाला कि S1 एंड S2 आपके पास दे रखे हैं। क्वेश्चन है इस पी क्यू एन ऑड इंटीजर। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हो जाएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए तो थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी। ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन इधर उधर का नहीं, यूपीएससी से ने पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन हो गए आपके रीसेंट ट्रेंड के, जो अभी तक के आपने क्वेश्चन किए ये हो गए आपके रीसेंट ट्रेंड के क्वेश्चन। लेकिन पहले यूपीएससी थोड़ा इजी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछती थी। ठीक है, ऐसे जो स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है काफी इजी मेथड में पूछती थी। अब हो गया ट्रिकी, तो हमने ट्रिकी वाले तो कर लिए, कठिन वाला कर लिया, तो अब इजी वाला भी कर लेते हैं। बाई चांस यूपीएससी पिछले वाले मेथड पे ही फ्लिप हो जाए, पिछले मेथड के क्वेश्चन इस बार पूछ ले, तो वो भी आपको आने चाहिए। ठीक है, आपको हर तरह के क्वेश्चन, हर तरह के चैलेंजेस के लिए रेडी होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहले क्या क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, ये 2018 या 17 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, उस टाइम पे यूपीएससी इस तरीके का क्वेश्चन पूछता था। क्वेश्चन है कि कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट एंड द टू कंक्लूजंस। इसमें एक स्टेटमेंट दे रखा है, दो कंक्लूजन दे रखे हैं, आपको फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है कि इसमें से वैलिड कंक्लूजन या कंक्लूजंस क्या है। ठीक है, व्हाट इज आर द वैलिड कंक्लूजंस। तो आपसे कहा गया स्टेटमेंट ये है कि मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। सिंपल सा ये स्टेटमेंट है। वैसे जब इस तरह के इंग्लिश बेस्ड स्टेटमेंट दिए होते हैं तो आपको अपना दिमाग उसमें एक्स्ट्रा नहीं लगाना कि मॉर्निंग वॉक से क्या क्या फायदे होते हैं, डॉक्टर ने क्या बताया था आपको, ये आपने यूट्यूब पे क्या सीखा था, ये सब नहीं। आपको बस जो स्टेटमेंट दे रखा है कि मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, बस उतनी ही इंफॉर्मेशन का यूज करके कंक्लूजन्स को पढ़ना है और देखना है क्या कंक्लूजन्स सेटिस्फाई हो रहे हैं उस स्टेटमेंट से। अगर ठीक है तो हाँ आप ऑप्शन मार्क करिए, वरना आप ऑप्शन को गलत कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, उसको आगे बढ़िए। तो कंक्लूजन वन है कि ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। फिर से हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। कंक्लूजन वन है ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। क्या कहीं स्टैब्लिश हो रहा है कि ऑल हेल्दी पीपल जाते हैं मॉर्निंग वॉक पर? इस स्टेटमेंट से कहीं ऑल हेल्दी पीपल के बारे में लिखा है? नहीं लिखा है ना, तो यार ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत, सिरे से हो गया आपका गलत। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, मॉर्निंग वॉक इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। इसमें क्या बोला, एसेंशियल। यहाँ पे बोल रखा मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, अच्छी होती है। अब इसमें एसेंशियल है या जरूरी ही जरूरी है, ऐसा नहीं है ना, कहीं पे मेंशन ही नहीं है। एसेंशियल है गुड में फंडामेंटल डिफरेंस है। ठीक है, तो डिफरेंस है वो। ठीक है, तो मॉर्निंग वॉक एसेंशियल दे नहीं रखा, क्योंकि स्टेटमेंट से तो हम कंक्लूड भी नहीं कर सकते इट इज गुड फॉर हेल्थ, ये दे रखा है। तो इस वजह से ये कंक्लूजन भी गलत हो गया। इस स्टेटमेंट के दोनों ही कंक्लूजन गलत है, तो आप नाइदर वन एंड डी को आराम, नाइदर वन और टू को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आपका ये भी 2.5 मार्क्स हो गया सिक्योर। ठीक है, इसी तरीके से छोटे छोटे 2.5 मार्क्स बटोरते रहने और आपकी जो कट ऑफ है, ठीक है, कट ऑफ पार करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, 33% की जो आपकी कट ऑफ है वो आपको पार करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न में जो यूपीएससी ने पूछ रखा है, इजी पैटर्न जो पहले चलता था वो देखते हैं। इसमें भी एक स्टेटमेंट देखिए दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ये आपके पास स्टेटमेंट है, फिर कंक्लूजन में दो कंक्लूजन है और फिर आपके पास ऑप्शंस इसी तरीके के चार हैं। आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सबसे सूटेबल है, उसको आपको टिक करना है और आगे बढ़ना है। तो कंक्लूजन स्टेटमेंट कहता है गुड वॉइस इज अ नेचुरल गिफ्ट बट वन हैज टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इंप्रूव एंड एक्सेल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, ये कहता है। ठीक है भैया, good voice is natural but one has to keep practicing to improve and excel well in the field of music। स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया। कंक्लूजन कहता है नेचुरल गिफ्ट्स नीड नर्चरिंग एंड केयर। क्या कहीं इस स्टेटमेंट में नर्चरिंग, केयर
की बात करी गई, नेचुरल गिफ्ट की बात करी गई, पर क्या नर्चरिंग और केयर की बात करी गई कि नेचुरल गिफ्ट नीड्स नर्चरिंग एंड केयर? ऐसा नहीं है। इसमें बोला है कि वन हैज टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इंप्रूव एंड एक्सेल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, तो ये कंक्लूजन भी हो गया गलत। नेक्स्ट कहता है इवन दो वंस वॉइस इज नॉट गुड वन कैन कीप प्रैक्टिसिंग। अब इवन दो वंस वॉइस इज नॉट गुड, ये सब कहीं दे रखा है कि जिसकी वॉइस गलत, सही नहीं, अच्छी नहीं है, इज नॉट गुड, वन शुड कीप प्रैक्टिस। इसमें लिखा है गुड वॉइस इज अ नेचुरल गुड गिफ्ट बट वन हैज टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव। गुड वॉइस वालों के बारे में दे रखा है, उनके बारे में नहीं बता रखा है जिनकी वॉइस इज नॉट गुड। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हो गया आपका गलत। तो कंक्लूजन, neither one nor two conclusions follow from the statement। क्योंकि जो कंक्लूजन दे रखे हैं दोनों ही, ये इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आप ऑप्शन डी मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये यार हो गया थोड़े से इजी टाइप के क्वेश्चंस, जो आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है और आपको दो कंक्लूजन दे रखे हैं, क्या वो फॉलो करते हैं? अगर करते हैं तो आपके ऑप्शन वन या ऑप्शन ए बी सी में से कोई होगा। ठीक है, इस तरीके से होंगे। ये हो गया आपके इजी। तो यूपीएससी ने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर दिया है, अब आपको क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, जहां पे आपको दो स्टेटमेंट दे रखे होंगे और कुछ उसमें प्राइम नंबर या नंबर सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, या नॉर्मल प्राइम नंबर्स ले आएंगे। ठीक है, या उसमें एक और रीजनिंग का ही, जैसे ग्रेटर देन या लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट या लेंथीएस्ट, इस टाइप का कॉन्सेप्ट ऐड करके आपको ये स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन में फंसाने की कोशिश करेंगे, तो वो भी आप इजीली टैकल कर लेंगे क्योंकि आपने ये क्वेश्चन कर लिए सॉल्व। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी आगे, ये आपका क्वेश्चन हो गया होमवर्क कहाँ। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे और क्या हम कर सकते हैं सीसैट में। हमारा टारगेट सिंपल सा है, आपको एक कट ऑफ पार करानी, जो 33% की आपकी कट ऑफ जो भी आपकी है ना, वो कट ऑफ पार करनी चाहिए बस, और हमारा कोई इसके अलावा दूसरा ऑब्जेक्टिव नहीं। ठीक है, तो वो आप पार करना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहना है और पढ़ते रहिए बस। ठीक है, चलिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।